नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं फिर एक बार से नेशनल ज्योग्राफी का एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूं। आजकल मैं पता है ये वाले वीडियोस क्यों आप लोगों को दिखा रहा हूं? ये वाले वीडियोस इसलिए दिखा रहा हूं कि आप लोग समझें कि हमारा इतिहास क्या है। अलग अलग चीज मैं आपको दिखा रहा हूं, अलग अलग फील्ड से जुड़ी चीजें दिखा रहा हूं, जिससे पता चले आप लोग। हम लोग ना बहुत ज्यादा कि विदेशी ने ये कह दिया, विदेशी ने वो कह दिया। हमारे अपने देश के अंदर चीजें ढूंढने की जरूरत है। अब देखिए, जैसे नेशनल ज्योग्राफी ने ये वीडियो बनाया, छोटा सा वीडियो है, 4 मिनट का वीडियो है, ज्यादा टाइम भी नहीं लूंगा आपका। वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लास्टिक सर्जन, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। तो आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं भी जानते हैं। तो चलिए पहले दिखाता हूं वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लास्टिक सर्जन कब इंडिया में थे और क्यों उनकी चर्चा की जाती है। चलिए। करीब 2500 साल पहले बनारस की इन्हीं ऐतिहासिक गलियों में रहने वाले महर्षि सुश्रुत ने पहली प्लास्टिक सर्जरी को अंजाम दिया था। यही वजह है उन्हें दुनिया भर में फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी मानते हैं। सुश्रुत जो थे एक बहुत ही महान ऋषि थे और निश्चित रूप से एक बहुत ही महान सर्जन भी थे। और हिंदुस्तान में भारत में जो भी सर्जरी का विकास हुआ प्राचीन काल में, वो सुश्रुत के कारण हुआ। सुश्रुत का ज्ञान हमें उनके लिखे ग्रंथ में मिलता है, जिसे सुश्रुत संहिता कहा जाता है। और ये वाकई किसी खजाने से कम नहीं। इसमें हमें मिलते हैं घाव को ठीक करने के 60 तरीके, 121 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और 300 सर्जिकल प्रोसीजर्स, जिन्हें 8 कैटेगरीज में बांटा गया है। और इन्हीं में से एक है राइनोप्लास्टी, जिसे आमतौर पर नोज जॉब भी कहा जाता है। पहले आपको पता है कि हिंदुस्तान में नाक कान काट कर अपमानित करने की सजा बहुत दी जाती थी। तो या कभी कभी चोट से या रोग से भी नाक क्षतिग्रस्त हो जाती थी। तो लोग सुश्रुत के पास जाते थे नाक को बनवाने के लिए। तो नाक को बनाने के लिए वो एक पीपल के पत्ते का लेके नाक पर रखते थे और नाक के आकार का काट लेते थे। अगर कटी हुई नाक है तो किसी उसी उम्र के दूसरे व्यक्ति के नाक पर रख के एक आकार काट लेते थे और फिर उसको गाल पर रख के उस आकार का मांस निकाल के फिर नाक पर उसको लगाते थे। तो नाक पर उस गाल से खाल जो ली गई होती थी उसको लगाने के बाद विभिन्न प्रकार के लेप लगाकर उसको कॉटन या रुई लगा के उसको अच्छी तरह से चिपका दिया जाता था और वो उसको कुछ दिनों तक वैसे ही चिपका छोड़ देते थे। एक सर्जन के लिए सबसे जरूरी चीज होती है उनके टूल्स। सुश्रुत ने 121 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को इन्वेंट किया था। उन 121 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में से 101 यंत्र यानी ब्लंट इंस्ट्रूमेंट्स थे और बाकी बचे 20 थे शस्त्र यानी शार्प एजेस वाले ऐसे टूल्स जो चीजों को काटने के लिए यूज किए जाते थे। और सबसे मजेदार बात पता है, सुश्रुत के ये सभी टूल्स ना नेचर से इंस्पायर्ड थे। जैसे कि काकामुखा यंत्र की इंस्पिरेशन थे कौवे, सिम्हामुखा यंत्र को शेर की मुंह जैसा बनाया गया और कंकामुखा यंत्र को बगुले की चोंच जैसा। प्राचीन काल में भी भारत में जो शल्य चिकित्सा थी वो बिल्कुल आधुनिक और वैज्ञानिक थी और उसका उत्तरोत्तर विकास ही होता चला गया। बनारस में अपने छोटे से कमरे में बैठे सुश्रुत ने शायद कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि आगे चलकर उनके किए गए इन्वेंशंस प्लास्टिक सर्जरी जैसी $1 मिलियन इंडस्ट्री का रूप लेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो खत्म हो गया और जैसा कि आपने आखिर में देखा, ऑस्ट्रेलिया में उनकी प्रतिमा लगाई गई, उनको बताया गया। और नहीं, और दुनिया भर में कई यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में सुश्रुत को पढ़ाया जाता है, उनको बताया जाता है, उनको इसीलिए फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। कई लोग कहेंगे कि अरे ये भाई साहब ये ऐसा कैसे हो गया। कई ऐसे भी हैं जो मजाक उड़ाएंगे, क्या बहकी बहकी बातें करते हो। लेकिन ये डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं। इंडिया में अगर कोई चीज बताई जा रही है, कही जा रही है, तो डॉक्यूमेंटेड होती है। अगर हम कहते हैं कि महाभारत हुई थी तो डॉक्यूमेंटेड है, क्योंकि उसमें उन लोकेशंस का जिक्र किया गया है जो आज भी मौजूद है। कुरुक्षेत्र आज भी मौजूद है, जहां पर महाभारत की लड़ाई लड़ी गई थी, और उसके प्रमाण मिलते हैं वहां पे। आज लंका है,
जहां पर रामायण में ब्रिज बनाकर राम जी की सेना गई थी माता सीता को छुड़ाने। तो आज लंका भी है जिसे श्रीलंका कहते हैं, वो पुल भी नजर आता है, वो पुल जिसके बारे में बड़े लोग कहते हैं कि आदम ब्रिज है और ये ब्रिज है, अब चूंकि प्रोपेगेंडा करना है, लेकिन यकीन मानिए कि वो राम सेतु है। राम सेतु इसलिए है क्योंकि उसका जिक्र हजारों साल पहले लिखी गई किताब में है, और ये ठीक उसी तरह की किताब है, वही लंका है, वही रास्ता है, तो आप कैसे इससे इनकार कर सकते हैं। और इनफैक्ट इसके बारे में तो जो हमारे राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इतने बड़े साइंटिस्ट रहे हैं, मिसाइल मैन कहे जाते हैं, उन्होंने भी राम सेतु के बारे में बताया था कि कैसे नासा ने रिसर्च की, कैसे चीजें आई और कैसे वो चीजें मैच करती हैं। सुनिए। Planetarium software have proved that events narrated in Valmiki Ramayana actually occurred around 7,000 years back and can be subsequently dated. Ramasetu is found submerged and the same location as in described Valmiki Ramayana, and the city of Dwarka has been explored by maritime archaeologists with the government of India. As per the estimate made by the Intergovernmental Panel of Climate Change, NASA Global Change Management Directory, the rise in the sea level during the last 7,000 years has been about 2.8 meters, which roughly correspond to 9.3 feet. The remains of Ramasetu is found submerged nearly at a depth of 9 to 10 feet. Thus, obviously, this bridge was capable of being used as a land route for 7,000 years back. This is the only existing evidence on a man-made bridge few thousand years back. तो अब आप सोचिए कि आप उसको लाख कहते रहे कि एडम्स ब्रिज है, आपको पता नहीं है, तो उस काल से उस काल से। मैं इसे फालतू की बातों पर यकीन नहीं करता। जो मेरे ग्रंथों में लिखे गए, जो मेरे ग्रंथ हजारों साल पहले लिखे गए हैं, अगर उनमें एग्जैक्ट वर्णन है श्रीलंका सेतु बनना और उसके प्रत्यक्ष प्रमाण है, इससे बड़ी चीज क्या चाहिए। रामायण आज की तो नहीं लिखी है ना कि सैटेलाइट से इमेज ली और हमें पता चल गया कि यहां से वहां ब्रिज है, लिख दो जी, अपना बना लो, अपना बना लो। नहीं, तब ना सैटेलाइट थे ना कुछ था, लेकिन तब भी वो चीज लिखी गई, एग्जैक्ट लिखी गई। तो वैसे ही सुश्रुत संहिता जो है वो बहुत जबरदस्त है, और मुझे लगता है कि दुनिया भर में जो सर्जरी की पढ़ाई करते हैं वो इसे जरूर पढ़ते हैं। जैसे कि वो सर्जन जो थे जिनका इंटरव्यू लिया नेशनल ज्योग्राफी ने, उन्होंने बताया कि क्यों सुश्रुत जो है वो बहुत जरूरी है, क्यों शल्य चिकित्सा जो इंडिया में थी पुरातन काल में भी बहुत एडवांस थी। ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि हमें ज्ञान प्राप्त करने की अजीबोगरीब क्षमता है। हम रुकते नहीं एक्सप्लोर करना, आज भी नहीं रुके हैं। अगर मैं अपने खुद को अपने आप पर देखूं तो आज भी मैं कई ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ता रहता हूं जिनका संबंध मुझे डायरेक्टली नहीं है, मेरे काम से नहीं, लेकिन मैं पढ़ता हूं। क्यों पढ़ता हूं? मुझे उससे ज्ञान मिलता है। और ये मुझे लगता है कि ये मैक्सिमम इंडियंस में पाई जाती है। हमारा सनातन धर्म भी ये सिखाता है कि भाई आप क्यूरियस बनो, सवाल पूछो, अपने आप से पूछो, उनके जवाब ढूंढो। जवाब आपको इसी दुनिया में मिलेंगे। अब जैसे उन्होंने बताया कि बहुत सारे जो उनके यंत्र थे वो नेचर से मतलब उसको देख के उन्होंने बनाए। तो उन्होंने सवाल कभी तो अपने मन में पूछा होगा, ये काम करना, मुझे इस तरह के यंत्र की जरूरत है, तो मैं क्या करूं। फिर उन्होंने सोचा, अच्छा कौवे की चोंच जैसी है और जैसा है वैसा कुछ बनाता हूं तो इससे मेरा काम आसान हो जाएगा। उन्होंने कोशिश की होगी, ट्राई किया होगा, फाइनल जो प्रोडक्ट निकला होगा, जब उसने यूज किया होगा, देखो अरे सही बात है, तो हुआ। तो वही है, अपने आप से सवाल पूछिए, एक्सप्लोर कीजिए, सवाल पूछिए, क्यूरियस बनिए, तब जाकर आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। और इसीलिए इंडियंस आज बड़ी बड़ी जगहों पर टेक कंपनियों पर राज कर रहे हैं, क्योंकि अपनी नॉलेज की बदौलत, क्योंकि ज्ञान ही ताकत है। अगर आपके पास ज्ञान है तो आपसे बड़ा ताकतवर इस दुनिया में कोई नहीं है। चाणक्य के पास क्या था? सिर्फ ज्ञान था, और उन्होंने नंद वंश का सर्वनाश कर दिया। समझ रहा है ना, कितनी बड़ी बात है उस अकेले आदमी ने। क्यों? अपने ज्ञान की बदौलत, अपनी नीतियों की बदौलत। तो आप 6-6.5 फीट लंबे चौड़े हों और बड़े मसल्स हो, बाइसेप्स हो, ट्राइसेप्स हो, और आप ये हो और आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपके अंदर ज्ञान नहीं। दुबला पतला आदमी होगा, उसके अंदर ज्ञान होगा ना, तो आपको हरा देगा। चलिए, कमेंट में जरूर आप लोग बताइएगा। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।